बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 जुलाई वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे। GFM88 नेटवर्क और जेनिक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के खसूसी ताउन से नशर होने वाले प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ में आपके होस्ट आगा जब्बार खान का सलाम कबूल हो। लिसनर, सेहतमंद जिगर ही सेहतमंद ज़िंदगी की ज़मानत है। मौजूदा दौर में हेपाटाइटिस काले यरकान की बीमारी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। वैक्सीन, इलाज और एहतियात न होने की वजह से लोग जिगर के कैंसर में मुब्तला हो रहे हैं। इसका इलाज कैसे मुमकिन है? आज वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे पर हमारा मौजू है हेपाटाइटिस से आगही और बचाव, एहतियात, तशखीस और इलाज। इस मौजू के साथ हमारे लाइव स्टूडियो में आज मौजूद हैं लिवर एक्सपर्ट डॉक्टर ज़ियाउद्दीन के मशहूर डॉक्टर तलहा कुरैशी, FCPS असिस्टेंट प्रोफेसर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेप्टोलॉजिस्ट, लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल सक्खर। तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर तलहा साहब, मैं GFM88 के लाइव स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। मेरे जो भी यहाँ पे बेस्ट लिसनर्स आते हैं, मेरे प्रोफेसर डॉक्टर्स आते हैं, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन एक तो ये है कि आपका तारुफ, आपका मतलब किस कम्युनिटी से है, कब आपने FCPS किया और कब आपने जो है अपना इसका मतलब शौक कैसे पैदा हुआ कि आप गेस्ट्रो की लाइन में जाएं अपना। एक बात। नंबर सेकंड जो है, मतलब नए डॉक्टर्स जो हमारे पास इस टाइम पाकिस्तान में या मतलब मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड कर रहे हैं, तो उनका मुस्तकबिल क्या है? ये 3-4 सवाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारे आपके तारुफ में शामिल हैं। और उसके बाद आपने लिवर ट्रांसप्लांट का जो मतलब एज अ फिजिशियन मतलब आपने कहाँ काम किया, किस तरह किया, एक बहुत बड़ा मतलब ये भी आपका एजाज़ है जो भी है। और इस वक्त जिस हॉस्पिटल से आप मुंसलिक हैं, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल सक्खर से, तो न सिर्फ कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, जहाँ भी इनकी मतलब ब्रांचें हैं जो भी हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। डॉक्टर आसिम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो आज भी ये जो सक्खर का जो हमारा जो मतलब ये डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है, न सिर्फ अपना आपका बालाई सिंध, बलूचिस्तान, लोअर बलूचिस्तान, सुई, डेरा बुगटी, मतलब मुख्तलिफ जो है मतलब इलाकों के और सूबों के लोग जो है यहाँ आपको परसू कर रहे हैं। तो मेरी लिसनर सुनना चाहेंगे आपसे मुकम्मल तारुफ। थैंक यू वेरी मच साहब। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके तवज्जुह से आपके सुनने वालों के पास ये सारे पैगामात पहुंचा सकूं, खुसूसन हेपेटाइटिस के हवाले से, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के। तो बहुत सारे सवालात आपने पूछे, उसमें कोशिश करूंगा कि जितने सवालात याद रहे उनका एक एक करके जवाब दूं। मैंने FCPS 2023 में किया है। उसके बाद मैं कराची में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ, जिसमें खान हॉस्पिटल के साथ भी मेरी एसोसिएशन रही है, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के साथ भी एसोसिएशन रही है। फिर 2024 से लेके अब तक मैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल सक्खर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर और एज हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट काम कर रहा हूँ। लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन में इस वक्त तक जो है वो कराची ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन में हमारे ज़ीशान हैदर साहब होते हैं, उनके साथ एसोसिएटेड हूँ। इसके साथ शौक़ कैसे पैदा हुआ, जितने भी फिजिशियंस थे हमारे सीनियर्स थे, तो वो सारे जो है वो गेस्ट्रो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और एक बड़ी इंटरवेंशनल फील्ड है जिसके अंदर आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो विद इन डेज़ मिल जाते हैं, आप फ़ौरन से काम करते हैं, आपके हाथ में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो इंटरवेंशनल फील्ड में बहुत मज़ा आता है। तो इस हवाले से फिर इंटरवेंशनल फील्ड की वजह से मैंने ज्वाइन किया था। और आपका एक और सवाल था कि आप डॉक्टर्स के हवाले से देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे हेपेटाइटिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे आज भी इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है डॉक्टर्स के लिए। क्योंकि हमारी जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इस हवाले से हमें डॉक्टर्स भी चाहिए होंगे। ऑब्वियसली इसमें फिर हमें एक्सपर्ट्स भी चाहिए होंगे, उसमें हमें जनरल फिजिशियंस भी चाहिए होंगे, उसमें हमें गायनेकोलॉजिस्ट भी चाहिए होंगी, उसमें हमें हेपेटोलॉजिस्ट भी चाहिए होंगे, उसके अंदर हमें डर्मेटोलॉजिस्ट भी चाहिए होंगे। तो जिस तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें मेडिकल प्रोफेशनल्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ डॉक्टर तलहा, आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है? मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं। कभी कभी ये भी होता है कि अपनी फैमिली में कोई डॉक्टर्स हों तो अपना क्या कहते हैं कि एक फैद पैदा होती है, क्या कहते हैं कि मतलब बड़ों को देख लिया, अंकल को देख लिया, सिस्टर को देख लिया, हाँ। फादर को देख लिया, तो वो चीज़ जो है अपना क्या कहते हैं कि आप बड़ा शौक पैदा करती है। तो क्या आपने फैमिली से मतलब भी मतलब इंस्पायर होकर फिर आपने ये किया सारा?
हाँ, फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स थे और कुछ उनसे भी इंस्पिरेशन मिली ऑब्वियसली। लेकिन ये अपना पैशन होता है कि आप जिस जगह पे जाना चाह रहे होते हैं, ये ज़्यादा हमारे तरफ तो कम से कम यही होता है कि वो जो आप करना चाह रहे हैं वो आप करें। तो अपना पैशन था और अपने पैशन की वजह से आए इसमें। सही। हाँ, आपकी तस्वीर चल रही थी, बता रहे थे आप मुझे जी। कि मतलब कि आपने जो इंतखाब किया और जिस तरह किया आपने, और कहाँ कहाँ काम आपका हुआ सारा सिलसिला, और ज़ियाउद्दीन के साथ आप कब जुड़े? ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के साथ मुकम्मल तौर पे मैं 2024 जुलाई 2024 में जुड़ा हूँ। और उसके बाद मैंने जब सखर में हॉस्पिटल शुरू हुई थी तो यहाँ पे डिपार्टमेंट को स्टार्ट करने वाला मैं था, डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करने वाला। यहाँ पे जितने भी हमारे प्रोसीजर्स होते हैं उस हवाले से जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं तो इस डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करने वाले में ज़िम्मेदारी मुझे मिली थी। तो मैं यहाँ पे आया था कराची से और फिर कराची से आके जो जो चीज़ें जिस तरह से सेट करनी थी वो की। तो 2024 जुलाई 2024 से मैं यहाँ पे ज़ियाउद्दीन के साथ एसोसिएटेड हूँ। अच्छा, कराची के बाद जो है जो स्टेप लिया है अपना डॉक्टर आसिम ने ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल सक्खर का जो है, तो कहाँ तक ये कामयाब हुआ? तकरीबन 1 साल तो हो चुका आई थिंक ना इसकी जी, इस्टेब्लिशमेंट को जो है। इस्टेब्लिशमेंट तकरीबन 1.5 साल हो चुका है और हमने सॉफ्ट लॉन्च किया था 2 साल पहले, लेकिन प्रॉपर लॉन्च जो है वो तकरीबन दिसंबर 2024 में हुआ था। हम इस वक्त तक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ज़ियाउद्दीन को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, वो है क्वालिटी। स्टरलाइजेशन पे हमारे पास कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इन्फेक्शन पे हमारे पास कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो हमारे पास इन्फेक्शन कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, स्टरलाइजेशंस बहुत अच्छी हैं, हमारे पास जो है वो सैनिटेशन, हाइजीन, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। हम सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर काम नहीं कर रहे, हम क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। सही। क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर रहे। तो आप इस टाइम जो है मतलब ज़ियाउद्दीन सक्खर जो है क्या क्या फैसिलिटेट कर रहा है पेशेंट्स को जो है? ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल सखर के अंदर इस वक्त सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारे पास कार्डिक सर्जरीज़ भी होती हैं, हमारे पास 24 आवर्स हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो एंजियोग्राफीज़, एंजियोप्लास्टीज़ करते हैं। हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो इमरजेंसी में भी डायलिसिस करते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो डेली बेसिस के ऊपर आके डायलिसिस करवाते हैं। हमारे पास यूरोलॉजिस्ट हैं, तो इनफर्टिलिटी के बहुत से पेशेंट्स आते हैं। हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और उनके इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती हैं। हमारे पास लेप्रोस्कोपिक सर्जन्स हैं जो कि हेमोरॉइड्स, बवासीर, एनल फिशर, इनकी ट्रीटमेंट लेज़र के ज़रिए करते हैं। Very good. जो मैं नहीं समझता कि कराची के अलावा कहीं और मुमकिन है। तो इसके साथ आई डिपार्टमेंट में हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और इसी तरीके से आप बच्चों में ऑडियोमेट्री होती है हमारे पास, कि बच्चों में अल्लाह ना करे अगर कोई पैदाइशी बच्चा है उसके अंदर सुनने की सलाहियत मौजूद नहीं है तो उसको फ़ौरन से डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास आलात मौजूद हैं। इसी तरीके से हमारे पास पीड्स आईसीयू मौजूद है, हमारे पास एडल्ट आईसीयू मौजूद है, हमारे पास सर्जिकल आईसीयू मौजूद है, हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांटेशन की फ़ैसिलिटी अवेलेबल है। और हम इसके साथ हमारे पास जितनी भी जदीद चीज़ें जो कि शायद सखर में किसी और हॉस्पिटल के अंदर मौजूद ना हो, तो हमने वो चीज़ें यहाँ पे लाने की ज़रूरत कोशिश की है। और कोशिश की है कि एक ऐसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट की जा सके कि जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट भी ऑन बोर्ड हो, नेफ्रोलॉजिस्ट भी ऑन बोर्ड हो, जनरल फिजिशियन भी ऑन बोर्ड हो, हेपेटोलॉजिस्ट भी ऑन बोर्ड हो, अगर ज़रूरत पड़े तो गायनेकोलॉजिस्ट भी ऑन बोर्ड हो। तो एक प्लेटफॉर्म पे सारे लोग अवेलेबल हों ताकि पेशेंट को मल्टी डिसिप्लिनरी केयर मिल सके। तो अब जो फैकल्टी आपके पास कराची की फैकल्टी भी है मतलब? ज़्यादातर हमारी अब तो हम फैकल्टी जी, हम ज़्यादातर जो डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं वो तो कराची से ही ताल्लुक़ रखते हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ज़ाहिर है कराची से थी और कराची के मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स के अंदर वो काम कर रहे थे। तो मुख्तलिफ़ औकात पे उन लोगों को हायर करके यहाँ पे रखा गया है और अब वो तो माशाल्लाह हमारी टीम काफ़ी बड़ी हो गई है। माशाल्लाह, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। क्या आपने ज़ियाउद्दीन के हवाले से मेरे लिसनर्स भी सुनना चाहेंगे, उन्होंने भी मतलब आपकी ज़बानी सुना, क्योंकि अक्सर मतलब ये भी कहा गया है कि जनाब कराची का जो हॉस्पिटल इतना महंगा है बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली अगर ये उसकी ब्रांच है या कैंपस जो भी है तो सक्खर कैंपस ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव होगा सारा। तो इसके बारे में मुझे बताएं कि जो गरीब पेशेंट जो है, जिस तरह आगा खान के पास जो है
मतलब एक जनरल उनके पास एक फंड होता है या जिसके साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रा इनिशियल, क्योंकि आप फर्स्ट मेरे पास डॉक्टर जो है एज ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल मेरे पास मेहमान हैं आप मेरे, तो मेरे पेशेंट ये भी सुनना चाहेंगे कि क्या मतलब गरीब पेशेंट के लिए वहाँ पे क्या उनके लिए सहूलत है? देखिए साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे मैंने आपसे पहले कही ना कि हमारे पास क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो क्योंकि हमारे पास क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे पास होता है वो है स्टरलाइजेशन का, हाइजीन का। स्टरलाइजेशन को बेहतर रखने के लिए, हाइजीन को बेहतर रखने के लिए जो हमारे प्रोसेस होते हैं वो डिस्पोजेबल आते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो डिस्पोजेबल होती हैं, सिर्फ इस वजह से ताकि इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल की जो पॉलिसीज़ हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हमारी एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप है, इसमें हम ये देखते हैं कि हमने अगर एंटीबायोटिक लिखी है तो क्या एंटीबायोटिक लिखने की ज़रूरत थी भी सही या नहीं। राइट। और अल्लाह ना करे अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो फिर हम उसकी पूरी छानबीन करते हैं कि ये इन्फेक्शन क्यों हुआ, कहाँ से एक्वायर हुआ, ये क्या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन था या ये बाहर से इन्फेक्शन लेके आया था या ये दवाई की वजह से प्रॉब्लम हुआ था। तो इन सब वजहों से एक क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली जो कराची ज़ियाउद्दीन के रेट्स हैं हमने उन्हीं को ही फॉलो किया है। कराची ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के जो रेट्स हैं हम वही यहाँ पे लेके आए हैं। हाँ, ये हमारे यहाँ है कि हम लोग गरीब लोगों को डिस्काउंट ज़रूर देते हैं और जो मैक्सिमम पॉसिबल होता है मैनेजमेंट से बात करके लैब्स के ऊपर, रेडियोलॉजी के ऊपर, हमारे पास कंसल्टेशंस के ऊपर, इवन इमरजेंसी के अंदर या इवन वार्ड्स के अंदर जो डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं वो हमने वैसे ही रखी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद हम जितना डिस्काउंट दे सकते हैं वो मरीज़ को ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। लिसनर्स, आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं जेनिक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के खसूसी तावन से, और आज हमारे पास लिवर एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर तलहा कुरैशी फ्राम डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल सक्खर। डॉक्टर साहब, अपने मौजू की तरफ आते हैं। आज 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, पूरी दुनिया में जो है अपना ये दिन मनाया जाता है। तो डेफिनेटली आपके पास भी आज सुबह सेमिनार से काफ़ी, और आपने बताया कि आज बहुत मसरूफ़ दिन गुजरा है आपका। तो डॉक्टर साहब, जो हर साल कोई ना कोई थीम ज़रूर होती है मतलब इस दिन को मनाने की जो है सारा, तो मेरे लिसनर सुनना चाहेंगे कि 2026 की जो थीम थी उस हवाले से कुछ बताएं, और हेपेटाइटिस है क्या? बहुत शुक्रिया साहब अगेन। तो देखिए, लेट्स ब्रेक इट डाउन। इस साल की थीम है कि आइए हेपेटाइटिस को तोड़ते हैं, क्योंकि दुनिया भर में 2030 एक साल रखा गया है जिस पे कोशिश ये की जा रही है कि दुनिया भर से हेपेटाइटिस एलिमिनेट हो जाए। और काफ़ी सारे मुल्कों के अंदर, दुनिया भर के बहुत सारे मुल्कों के अंदर हेपेटाइटिस एलिमिनेट हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन कुछ गिने चुने मुल्कों के अंदर मौजूद है जहाँ पे हेपेटाइटिस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे इस दिन की ये सेलिब्रेशन, तो खैर इसका एक और लफ्ज़ कहना चाहिए कि आगाही का दिन, हेपेटाइटिस की आगाही का दिन मनाना बड़ा ज़रूरी है। अवेयरनेस का दिन मनाना ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस कैसे मुंतकिल होता है, हेपेटाइटिस क्यों होता है, और हेपेटाइटिस से कैसे बचाव किया जाता है, या हेपेटाइटिस को अल्लाह ना करे अगर किसी को हो गया है तो उसका इलाज कैसे होता है। क्योंकि हमारे पास बहुत से अनसाइंटिफिक मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं। हमारे पास बहुत से लोग मरीज़ों को घर बिठा के रखे हुए होते हैं। बहुत से हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि जी दवाइयाँ गर्म हैं। हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं और वो मरीज़ों को बहुत से खाने बंद कर देते हैं, वो कहते हैं कि जी ये खाने गर्म हैं। तो हमारी जो साउथ एशियन पॉपुलेशन कहा जाए या हमारी जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन कहा जाए, उनके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स के साथ दुनिया के कॉन्सेप्ट्स मैच नहीं करते। तो उन कॉन्सेप्ट्स के साथ लेके मरीज़ों को चलना एक पूरा डिफरेंट डिपार्टमेंट है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम चला रहे हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ब्लूबर्ग जिसने मतलब जिसके नाम से ये दिन मंसूब है, ये मैं ख्याल आई थिंक 1997 में मतलब इसको मनाया गया, जब वो उन्होंने मतलब इसका हेपेटाइटिस का वायरस जो हमने वो किया। पहले भी ये बीमारी होती थी तब चीज़ ज़्यादा। तो क्या उस ज़माने में और इस ज़माने में जो है मतलब क्या फ़र्क है इलाज में जो है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि उन्होंने वैक्सीनेशन तैयार की, और वैक्सीनेशन की वजह से आज फ़ायदा ये है कि हेपेटाइटिस बी, आई थिंक जी हेपेटाइटिस बी, जी। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन तैयार की। इसी वजह से उन्हीं के हवाले से ये डेट 28 जुलाई मुनक्कद किया गया है। तो हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन से बहुत से लोग जो 1998 के बाद पैदा हुए
वैक्सीनेशन के दरियाफ्त के बाद पैदा हुए वो वैक्सीनेटेड हैं, क्योंकि वो सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं तो उनका हेपेटाइटिस एक्वायर करना, उनको मिलना हेपेटाइटिस बी, जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। हेपेटाइटिस बी उन कुछ हेपेटाइटिस के अंदर है कि जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। तो उसका इलाज क्योंकि इसका इलाज मुमकिन है, इसीलिए उसकी वैक्सीनेशन अगर कोई लगवा देता है तो ये पूरी इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत है। तो इस हवाले से एक बहुत बड़ी ये कहा जाए कि ब्रेक थ्रू था कि जहाँ पे हमने पूरे दुनिया को हेपेटाइटिस बी से बचाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। वरना आज तक शायद हम हेपेटाइटिस बी के भी बहुत सारे केसेस देख रहे होते, क्योंकि लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुई होती। और ये हमारी हुकूमत को भी हमें क्रेडिट देना चाहिए कि इन्होंने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन को EPI प्रोग्राम्स के अंदर डाला हुआ है, जो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चा जब पैदा होता है तो मिलती हैं, प्रोवाइडेड होती हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद होती हैं। वैक्सीन में बात करेंगे हम आगे चल के इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मेन फैक्ट्री लिवर, जिसे जिगर भी हम कहते हैं, तो डेफिनेटली आप जब MBBS आपने स्टार्ट किया होगा तो डेफिनेटली सारे ऑर्गन्स आपने पढ़े, तो जिगर क्या है और हमारे जिस्म में इसकी क्या अहमियत है, डिटेल के साथ। देखिए, लिवर एक बहुत बड़ा वाइटल ऑर्गन है और इसकी अहमियत ये है कि इसके बहुत सारे मुख्तलिफ़ काम होते हैं। उसमें से बहुत से सिंथेसिस के काम होते हैं, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस है, ग्लूकोज सिंथेसिस के भी कई काम आता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को ग्लूकोज प्रोवाइड करना, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। आम तौर पे यहाँ पे हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जी जिगर खून बनाता है, तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है। बेसिकली जिगर खून नहीं बनाता, लेकिन जिगर ऐसे चीज़ें ज़रूर बनाता है कि जिससे खून के बनने में आसानी पैदा होती है या खून बनने में सपोर्ट ज़रूर होती है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये खून नहीं बनाता। लेकिन जिगर के इसके अलावा और जो काम होते हैं वो है टॉक्सिसिटी को ख़त्म करना। जिस्म में बहुत सी चीज़ें जो हम खा रहे होते हैं या जिस्म में बहुत सी चीज़ें जो खून के अंदर मौजूद होती हैं, वो जब ख़त्म होने वाली होती हैं तो बेसिकली वो जिगर के अंदर जाती हैं, और जिगर वो ये डिटरमिन करता है कि क्या अब इस चीज़ को मुझे ख़त्म करना है या हमारे जिस्म के अंदर इसको मज़ीद रखना है। तो किसी चीज़ को जिस्म के अंदर मज़ीद रखना है या उसको एलिमिनेट करना है बॉडी से, ये जिगर तय करता है। तो उसका मेटाबॉलिज्म यानी कि उसका ख़ात्मा जिगर तय करता है। और इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हम खा रहे होते हैं वो जिगर में जा रही होती हैं। जिगर उसको डिटरमिन करके फिर उसको तोड़ के फिर बाइल के अंदर फॉर्म करके जिसको बिलिरुबिन यानी जॉन्डिस भी कहा जाता है, जो बेसिकली बाइल होता है, हम आगे चल के इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। तो वो बाइल की सूरत के अंदर पित्ते से होते हुए आंतों के अंदर डालता है, जो कि फिर बाद में पॉटी के ज़रिए निकल जाती हैं। तो लिवर बहुत सारी टॉक्सिसिटीज़ को ख़त्म करता है। तो इसीलिए लिवर एक बहुत बड़ा वाइटल ऑर्गन है कि आप जो खा रहे हैं, जो चीज़ आपके जिस्म के अंदर जानी चाहिए वो जिगर से होकर जाती है। तो आम तौर पे अगर हम इसको कहें कि जी ये एक छन्नी है, एक छानी है, जिसके अंदर हर वो चीज़ जो जिस्म के अंदर जानी चाहिए वो चली जाती है, और हर वो चीज़ जो जिस्म से निकल जानी चाहिए, जो ज़रूरत से ज़्यादा है, वो निकल जाती है। और ठीक डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस मैं समझता हूँ कि ABCDE इतनी एग्जाम है उनके ना, तो इतनी ख़तरनाक एग्जाम कौन सी है, मतलब डिटेल के साथ कि A से जो C तक जो E तक जो है, मतलब इसकी क्या डिटेल्स हैं। देखिए साहब, ये तो आपने बहुत बड़ा एक यानी कि सवाल पूछ लिया, क्योंकि हेपेटाइटिस A बहुत मुख्तलिफ है, B बहुत मुख्तलिफ है, C बहुत मुख्तलिफ है, D बहुत मुख्तलिफ है, E बहुत मुख्तलिफ है। हम चाहेंगे कि आज आपके इस तजुर्बे से जो है मतलब फ़ायदा उठाएं। हाँ। और हमारे लिसनर्स जो है इस टाइम रेटिंग आपकी बहुत अच्छी जा रही है, और ज़ाहिर है अब डिटेल में वो चाहेंगे कि एक मूजी मर्ज़ है। अब उनको ये नहीं पता कि हेपेटाइटिस A कैसे होता है, इसकी अलामात क्या हैं, B है तो उसकी अलामात क्या हैं, C है तो उसकी अलामात क्या हैं। तो आजकल D पे बहुत ज़्यादा जोर है आपका, तो आप मुख्तसर मुझे जो है ना मतलब कंप्लीटली बताएं मुझे। चलें शुरू करते हैं हेपेटाइटिस A से और हेपेटाइटिस E से। ओके। तो हम ये समझेंगे सबसे पहले ये चीज़ें मुंतकिल कैसे होती हैं। हेपेटाइटिस A या हेपेटाइटिस E पानी से मुंतकिल होती हैं या खुराक से मुंतकिल होती हैं। तो बहुत से जो हम अशियाएँ खुदनोश इस्तेमाल करते हैं, जो हम खाने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं,
ये उन जगहों से बनती हैं या उस जगह पे बनाने वाला जो होता है उसके हाथ धुले हुए नहीं होते हैं, तो इसको हम कहते हैं फीको ओरल ट्रांसमिशन के। अच्छा, ऐसा मैं यहाँ पे एक ऐड कर दूँ कि इस टाइम हमारे सिंधी लिसनर भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और तमाम जितनी कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं, तो सिंधी में हम इसको कहेंगे कारो कामण, और उर्दू में कहेंगे काला यरकान जी, और हेपेटाइटिस तो है ही है सारा जी, मतलब ये तीनों सब चीज़ें एक ही हैं। प्लीज़ कंटिन्यू। तो हेपेटाइटिस ए और ई के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि ये बेसिकली पानी से या खुराक से मुंतकिल होता है। तो इसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये होता किसको है और किस में ज़्यादा सीरियस है। तो प्रेग्नेंट ख़वातीन, जो हामला ख़वातीन होती हैं, उनके अंदर हेपेटाइटिस ए और ई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसके अलावा जो आम मरीज़ है जो कि प्रेग्नेंट नहीं है, उसके अंदर हेपेटाइटिस ए और ई तकलीफ़ दे ज़रूर होता है लेकिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता। कुछ केसेस में जो बहुत लिमिटेड है नंबर केसेस में हेपेटाइटिस ई क्रॉनिक भी बन जाता है, जहाँ पे हमें हेपेटाइटिस ई को भी ट्रीट करना पड़ता है। उमूमन हेपेटाइटिस ए और ई जो हैं वो सेल्फ़ लिमिटिंग होते हैं, जिनकी ड्यूरेशन कुछ दिन होती है, जिसमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा शदीद होते हैं। उल्टी होती है, पेट में दर्द होता है, मतली हो रही होती है, बुखार भी हो रहा होता है, तो पेशाब जो है वो ज़्यादा पीला हो जाता है, पखाना सफ़ेद हो जाता है या आँखों के अंदर पीलापन आ जाता है। ये हेपेटाइटिस ए की अलामात होती हैं और ये फ़ौरन से होता है, एकदम से होता है, और इसकी प्रिवेंशन होनी चाहिए इस तरह से कि हमें साफ़ सुथरा पानी यानी कि बॉइल्ड पानी और ऐसी जगह से इस्तेमाल चीज़ें करनी चाहिए कि जो साफ़ सुथरी हों। जबकि हेपेटाइटिस बी, सी और डी ये खून से मुंतकिल होती हैं। तो जहाँ भी हम वैक्सीनेशन करवाने की बात करते हैं तो उसका फ़ायदा यही होता है कि वो चीज़ जो बेसिकली खून के अंदर मुंतकिल होती है, जैसे रेज़र से शेव करवाना, जैसे पॉलर्स के अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए, या डिफरेंट प्रोसीजर्स, एस्थेटिक प्रोसीजर्स किए जाते हैं। वो एक ही जो इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ही जो आला होता है, वो मुख्तलिफ़ लोगों के ऊपर यूज़ किया जाता है। तो ये इस तरह से एक दूसरे इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल होती हैं, या दवाजी ताल्लुकात से ये एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल होती हैं। हेपेटाइटिस बी और सी ये इसी वजह से, क्योंकि ये खून के अंदर मौजूद होती हैं, और हेपेटाइटिस डी भी, तो इसीलिए ये माँ से बच्चों के अंदर भी मुंतकिल हो सकती हैं। जबकि हेपेटाइटिस ए और ई एक घर में रहते हुए एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ तो लग सकती है, क्योंकि उनका हो सकता है कि खाना पीना साथ हो और वो एक ही बर्तन में खा रहे हों, वो एक ही बर्तन में पका रहे हों, या एक ही जगह से खाना खा रहे हों। लेकिन वो हेपेटाइटिस बी और सी और डी एक इंसान से दूसरे इंसान तक बग़ैर खून के लगने के मुंतकिल होना नामुमकिन है। अच्छा डॉक्टर साहब, डेल्टा जी, डेल्टा के लिए क्या कहेंगे आप? अच्छा जी, डेल्टा हेपेटाइटिस डी वायरस हम जिसको कहते हैं, जी जी, ये बेसिकली हर उस इंसान को हो सकता है जिसको हेपेटाइटिस बी है। तो हमारे यहाँ हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली जितना हेपेटाइटिस बी है उस ही तनासब से हमारे पास हेपेटाइटिस बी डी की मिकदार भी बहुत ज़्यादा है। तो ये हेपेटाइटिस डी हर उस इंसान को मुंतकिल होता है जिसको हेपेटाइटिस बी है। तो हर वो इंसान जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लगवा चुका है और वो वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा चुका है, तो वो हेपेटाइटिस डी की वैक्सीनेशन भी करवा चुका है। सही। क्योंकि हेपेटाइटिस बी अगर किसी को नहीं है तो उसको हेपेटाइटिस डी भी नहीं होगा। तो अगर किसी को हेपेटाइटिस डी से बचना है तो उसका आसान हल है कि उसको हेपेटाइटिस बी से बचना चाहिए। ये अगेन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अलमिया है, जो मेरे ख्याल में हम आगे चल के फिर अगेन बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है कि हेपेटाइटिस डी की दवाइयाँ बहुत कम हैं और वो बहुत सेलेक्टेड मरीज़ों के अंदर दी जाती हैं, तो इसीलिए इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, आपकी मतलब इस टाइम जो डेली प्रैक्टिस है आपकी, एक बहुत अच्छी ओपीडी है आपकी जो है अपना सियाउद्दीन सखर में जो है आपकी, तो डेल्टा के कितने पेशेंट डेली आ रहे हैं, क्या रिपोर्टिंग है इसकी? देखिए, अगर आप हेपेटाइटिस बी के हवाले से हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हेपेटाइटिस डी के मरीज़ आते हैं बी के, तो हर चौथा मरीज़ मेरे ख्याल में या हर पांचवा मरीज़ हमारे पास जो आता है वो हेपेटाइटिस बी का, उसको हेपेटाइटिस डी होता है। और अनफॉर्चुनेटली मैंने इस वक्त तक यहाँ जो सेटअप में देखा है कि हमारे पास बहुत से लोग हेपेटाइटिस डी के उस वक्त प्रेजेंट करते हैं जब हम उनका इलाज कर नहीं सकते, तो बहुत लेटर स्टेजेस में आते हैं जब फिर हमें
मजबूरन उनको ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो हेपेटाइटिस डी के लिए बहुत ज़्यादा मौसर नहीं है, क्योंकि वो वक्त गुजार चुके होते हैं जब हेपेटाइटिस डी का इलाज हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस के लिए जो है अपना ख़वातीन में, बच्चों में, बुज़ुर्गों में कोई उम्र का तयन, और बच्चों में और बड़ों में जो है जो जिगर का जो वेट है वो कितना होता है? हाँ, देखिए बेसिकली अगर ये देखा जाए कि एज का तयन, तो ये हेपेटाइटिस किसी इंसान को भी हो सकता है, किसी एज में भी हो सकता है। मैंने बहुत छोटे बच्चों के अंदर भी हेपेटाइटिस देखा है और मैंने बहुत बूढ़े इंसानों के अंदर भी हेपेटाइटिस देखा है। तो हेपेटाइटिस किसी एज में भी हो सकता है, और अगेन हेपेटाइटिस की जितनी भी वैरायटीज़ हैं जिसमें ए, बी, ई, सी, ई, डी और ई हैं, ये अगेन किसी एज में भी किसी इंसान को हो सकती हैं। तो एज का तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और बाकी देखें, जो हमारा जिगर होता है वो हमारे कद के हिसाब से होना चाहिए। तो हमारा जो कद है, हमारा जो वज़न है, उसके हिसाब से हमारा जिगर होना चाहिए। बाज़ औक़ात हम लोग आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपने भी देखा होगा कि हमारा जो कद होता है उस हिसाब से हमारा वज़न नहीं होता, हमारा वज़न उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो जब भी हमारा वज़न हमारे कद से ज़्यादा होगा तो हमारे जिगर के ऊपर लोड पड़ जाता है। उस नतीजे में फिर अगेन जिगर के बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, बुनियादी टेस्ट जो है मतलब हेपेटाइटिस के आप वो कौन से करवाते हैं, जो बुनियादी टेस्ट हैं इसके जो है, जिस तरह LFT है, एनअदर जो भी? जी, तो ये मेरे लिस्टनर्स सुनना चाहिए। जी, तो ये सबसे पहले ये देखना होता है कि हेपेटाइटिस कौन सा है। क्या हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस डी है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है। तो अब बुनियादी टेस्ट जैसे आपने कहा कि LFTs ही होते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि ये क्या अक्यूट हेपेटाइटिस है या ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस है। फिर हम अकॉर्डिंगली स्क्रीनिंग टेस्ट पे जाते हैं, जो इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट में सरफेस एंटीजन हम उसको कहते हैं HbS-Ag और NTHCV, जो हेपेटाइटिस के बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, वो हम करवाते हैं। फिर अगर हमें लगता है कि हेपेटाइटिस ए और ई है तो उसके मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं और वो हम करवाते हैं। वो डिपेंड करता है कि मरीज़ किस स्टेज पे आया है और वो करवाने का अफादियत इस वक्त है भी सही या नहीं। अच्छा, आपने पहले हमारी जो वायरस किस तरह फैलता है आपने मुख्तसर आपने बताया। तो जो वायरस मेन आपको पता है कि इंटीरियर में जो है, ख़ासतौर बालाई सिर में जो है, मतलब हेपेटाइटिस बी सी काफ़ी देखा गया है, ख़ासतौर स्पेशली डिस्ट्रिक्ट जेकमबाद है, कनकोट है, मतलब जहाँ पे सफाई नहीं है, जहाँ पे सही तरह पानी ही नहीं है, जहाँ पे हाइजेनिक फूड्स वगैरह मतलब है सारा। तो आप ये कंफर्म करिए कि मतलब और कौन से ज़राए हैं, मतलब जो हमारे जो मतलब गाँव गोठों में रहने वाले हैं वो किस किस्म का एहतियात करें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगेन यही है कि सैनिटेशन, हाइजीन। तो जहाँ से सिरिंजेस यूज़ हुई होती हैं तो वो सिरिंजेस डिस्पोजेबल हैं या नहीं है। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं तो वो क्या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट साफ़ सुथरे हैं या हाइजीनिक हैं या उनकी सैनिटेशन प्रॉपर है या नहीं है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जैसे बार्बर्स हैं, जो हजाम हैं, जो शॉप पे वो लोग जाते हैं, या इसी तरीके से पार्लर्स हैं, वहाँ पे ख़वातीन जाती हैं। तो जो बार्बर्स हैं, सैलून्स हैं, उन सैलून्स के अंदर जो रेज़र्स यूज़ किए जाते हैं, तो क्या वो डिस्पोजेबल रेज़र्स यूज़ किए जाते हैं या वो रीयूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे यहाँ के डिस्पोजेबल चीज़ों को रीयूज़ ना करना और एक ही चीज़ को बार बार रीयूज़ करना। ठीक, तो इससे ये हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। और फिर कुछ आपने जैसे कहा कि पानी का भी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि एक नज़र आप अत्यधिक डॉक्टर्स पे भी डालें कि अत्यधिक डॉक्टर्स LHVs या और मतलब जो मतलब लोकल जो मतलब इलाज करने के हकीम टाइप जो भी है सारा, क्या ये भी इस वायरस को फैलाने का तरीका है, मतलब ज़रिया है ये? देखिए, इसमें कोई डिनाई नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस बहुत कॉमन है। और अगेन इन सारी जगहों के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो यही है कि ये सब लोग वो सिरिंजेस यूज़ करते हैं जो रीयूजेबल नहीं होती, जो रीयूजेबल होती हैं, जो रीयूज़ करते हैं। तो उन सिरिंजेस को रीयूज़ नहीं करना होता, अभी सिर्फ इस वजह से कि शायद उनके कुछ रुपए बच जाते हैं। जब आप एक ही सिरिंज को मुख्तलिफ लोगों को लगाते हैं तो उससे सिरिंजेस की तादाद कम होगी, इंजेक्शन कम होंगे, तो उनके कुछ पैसे शायद बच जाएंगे, लेकिन अगेन यही सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है। तो अच्छा, GPs जिस तरह हैं
जी जीपीज हैं अपना, आपको पता है कि अगर वो फील भी करते हैं कि जनाब इसको हेपाटाइटिस है, तो खुद ब खुद कोशिश करते हैं उसे मतलब मेडिकेशन देने की जो भी सारा। जी हालांकि उनको रेफ़र करना चाहिए, जबकि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हेपेटोलॉजिस्ट एफसीपीएस डॉक्टर मौजूद है अज़ाउद्दीन में। तो मतलब वो जब मरीज़ तकरीबन आपके पास इंटीरियर का आता है तो बिल्कुल तकरीबन लास्ट स्टेज पे होता है, जी क्या उनको रिफ्रेशर कोर्सेज की ज़रूरत है जी बिल्कुल। ये जो डे सेलिब्रेट किया गवर्नमेंट लेवल पे जाता जो है है जी सारा? जी जी, जी ये जो डे अवेयरनेस का है, ये डे अवेयरनेस में हम डिफरेंट सिम्पोजियम्स होती हैं, तो डिफरेंट सिम्पोजियम्स में अगेन जनरल प्रैक्टिशनर्स को इन्वॉल्व किया जाता है और बहुत से रिफ्रेशर कोर्सेज उनको करवाए जाते हैं। देखिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी बहुत लिमिटेड हैं, तो हर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हर इंसान को अवेलेबल नहीं हो सकता। तो जनरल फिजिशियंस बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे अच्छे भी हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से वो ट्रीट भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये कि ये गवर्नमेंट लेवल पे कोई प्रोग्राम्स होने चाहिए कि जहाँ पे जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट है वो एक मखसूस इंसान को जो ऑथोराइज्ड हो उसी को स्टार्ट करनी चाहिए। गवर्नमेंट सेटअप में आइडियली मिलती तो है, जो कि सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स में ही मिलती है, लेकिन एक मेरे ख्याल में एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि जो सिर्फ ऑथोराइज्ड डॉक्टर्स हैं, हेपेटोलॉजिस्ट हैं, उन्हीं के स्टेम से ये दवाई शुरू की जाए और उन्हीं की दवाई से ये दवाई बंद की जाए। क्योंकि जैसे हमारा हेपेटाइटिस के साथ बहुत सी और डिजीज़ जो हैं वो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे टीबी है। तो टीबी भी फैलने की एक बहुत कॉमन वजह ये थी कि Exactly. दवाई जो है या तो वो इनएडिक्वेट ली गई थी या उसका डोज जो है वो अंडर डोजिंग की गई थी, या कहीं पे इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट की गई थी कि उस मरीज़ को टीबी की ट्रीटमेंट दे दी गई थी कि जिसको टीबी की ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं थी, या उस पेशेंट को टीबी की ट्रीटमेंट दे दी गई थी जिसको टीबी की ट्रीटमेंट मिलनी नहीं थी। तो इसी तरीके से जैसे डॉट्स प्रोग्राम है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा कोई प्रोग्राम ज़रूर लॉन्च करे कि जहाँ पे हेपेटाइटिस की जो डिजीज़ है, अवेयरनेस है, जी जी वो एक उसको मॉनिटर किया जाए कि जो बंदा आया वो स्टार्ट की जा रही है वो किसी ऑथेंटिक पर्सन की तरफ से स्टार्ट की जा रही है या नहीं, और दूसरा अगर वो स्टार्ट की जा रही है तो क्या वो उसको खा भी रहा है या कंप्लाइंट है भी सही या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो दवाई लेके फिर वो दवाई छोड़ देता हो, 2 दिन दवाई लेता हो फिर 2 दिन दवाई छोड़ देता हो। तो इसकी कंप्लाइंस देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, सिंध इंटीरियर सिंध में आज भी वो पुराना ट्रेडिशन है कि अपना अगर किसको सिंधी में चवामा कामण हो जाए या कान हो जाए या आइज़ जो है उसकी येलो हो जाए, तो वही दम दुरूद धागे सगे, देखें हमें अल्लाह के कलाम पे जो है मतलब अल्हम्दुलिल्लाह उस पर तो 100% यकीन है, वो नहीं, लेकिन क्या जो ये पुराना ट्रेडिशन है और जब खुशी बना लेते हैं कि जनाब वो तो कामड़ तो ख़त्म हो गया हमारा, मतलब हेपेटाइटिस ख़त्म हो गया, तो इसकी क्या कहानी है? ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, और ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी हो जाता है डिबेट करना, क्योंकि किसी की कॉन्सेप्ट्स के साथ, खुसूसन किसी के रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स के साथ तो हम बहस नहीं कर सकते। तो अगर कोई किसी चीज़ को लेके चल रहा है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि हमारी साइंस क्या कहती है। हाँ जी, देखिए मैंने क्या कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक है, उनके दुरूद हैं, वो सब जो दम वगैरह उन पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि मतलब जो भी एज अ मुस्लिम हम लोग जो सारा, बिल्कुल। लेकिन जो ये ट्रेडिशन है, मतलब मैं चाहूँगा कि मतलब मेरे लिस्टनर सुनना चाहेंगे, कई दफ़ा मुझे क्वेश्चन भी है कि आया जो ये मतलब दम दुरूद और धागे और हैं, और जब वो कोई चीज़ पहनाते हैं वो कम भी हो जाती है और फिर कहते हैं कि जी हेपेटाइटिस ख़त्म हो, अच्छा ख़त्म भी हो जाता है। अब ये आप बताएंगे वो कौन सी किस्म है जो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, डिटेल में आप बताएंगे ये प्लीज़ ज़रा। जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि अल्लाह ताला के कलाम के अंदर और अल्लाह के नाम के अंदर बहुत ताकत है। तो साइंस ये कहती है कि कुछ हेपेटाइटिस होते हैं जिसको हम एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं, जो सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं, जो एक हफ्ते में खुद ही बेहतर हो जाते हैं। तो उन हेपेटाइटिस को इवन ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, उनको सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है हाइड्रेशन की, पानी की। और बाज़ औक़ात अगर उनको पानी ना भी मिले, क्योंकि वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, तो वो खुद से बेहतर हो जाते हैं। तो हम सिंपली ये कहते हैं कि आप हर वो चीज़ ज़रूर यूज़ करें। आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं, आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, या आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, हर वो चीज़ ज़रूर करें जो साइंटिफिक इंटरवेंशन के अंदर ना है, ठीक है। जो भी चीज़ साइंटिफिक इंटरवेंशन के अंदर आती है उसको ना किया जाए। तो क्या ऐसी दवाई इस्तेमाल करना जो समझा जाए कि जी ये लिवर टॉनिक है,
कोई ऐसे पत्ते इस्तेमाल करना जो समझा जाए कि ये लिवर टॉनिक है, सही। ऐसे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसके अलावा जो एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस ए, एक्यूट हेपेटाइटिस ई और एक्यूट हेपेटाइटिस बी, ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। तो बहुत सी कंडीशन के अंदर ये खुद ही बेहतर हो जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता जैसे है आपने कि बताया पहले ही कि ए और ई पे आपने जोर दिया कि खुद ब खुद जो है खुद ही मतलब खुद बेहतर जी, हो जी, जाते जी। हैं। तो मरीज़ जो हैं वो फिर किसी के पास लेके जाते हैं, वो दम दरूद करते हैं, वो झड़वाते हैं। हमारे पास भी बहुत से मरीज़ आते हैं, कहते हैं कि जी हम झड़वाते हैं। तो बाज़ औक़ात बहुत से ऐसे हेपेटाइटिस भी होते हैं, या हेपेटाइटिस मतलब के ऐसे ऐसी मरीज नहीं किस्म, आते जो जिनको गले में वो हार पड़ा हुआ होता है और वो जिस्म को जो है बहुत से ऐसे सारा आते हैं। जी, इवन हमने हॉस्पिटल्स के अंदर भी देखे हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो हेपेटाइटिस का इलाज भी करवा रहे होते हैं और वो साथ झड़वा भी रहे होते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर कोई अच्छा। साइंटिफिक इंटरवेंशन के अंदर कोई हिंड्रेंस नहीं है कि कोई चीज़ कोई खा नहीं रहा, सिर्फ पढ़ रहा है, तो पढ़ने में मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। सही सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके बाद स्क्रीन पे मेरे एक क्वेश्चन है कि हामला खवातीन जो हैं, जी हामला खवातीन डेफिनेटली उसमें शुगर भी लेवल भी बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है, अगर शुगर ना भी हो तो, और इसके अलावा बीपी भी अगर आ जाए है डेफिनेटली इनका तो काफ़ी। तो क्या अगर अगर वो हेपाटाइटिस बी या सी की मशर पेशेंट है तो क्या वो बच्चों में भी मुंतकिल हो सकता है, और मतलब बॉर्न बेबी को किस तरह मतलब सेव किया जाए? अगेन साहब, अ वेरी गुड क्वेश्चन है, वेरी वैलिड क्वेश्चन, जो Thank you. आपके सुनर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हेपेटाइटिस बी और सी क्योंकि माँ से बच्चों के अंदर मुंतकिल होता है, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास जब भी पेशेंट्स आती हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, तो हम उनके स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। और ये एक जनरलाइज्ड प्रोसेस है कि जो हर हॉस्पिटल के अंदर होता है कि हर हामला खातून का हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट होता है, और उसमें वो देखते हैं कि क्या ये हेपेटाइटिस बी और सी का पेशेंट तो नहीं है। तो अगर अल्लाह ना करे उनको हेपेटाइटिस होता है, तो उनको एट वेरियस स्टेजेस हम देखते हैं कि जी क्या ये लेवल क्या है, और हेपेटाइटिस का उस लेवल के हिसाब से हम उनको ट्रीट करते हैं। और फिर जैसे ही बच्चा पैदा होता है, तो हमारे पास हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन तो मौजूद नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन मौजूद है। तो हम उनको एक्सीलरेटेड वैक्सीन देते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं, ताकि बच्चे के अंदर जो है वो हिफाजती टीके फ़ौरन से लग जाएं और उनके अंदर जो है पहले से ही इम्यूनिटी मौजूद हो और उनको हेपेटाइटिस ना हो। अगर ये सब चीज़ें हम करते हैं, उसमें हमें एक ये भी देखते हैं कि एक सर्टेन लेवल है हेपेटाइटिस का, अगर वो लेवल माँ के अंदर मौजूद होता है तो हम हेपेटाइटिस बी के लिए ट्रीट भी करते हैं। तो इससे मुंतकिल होने का जो ख़दशा होता है वो कम से कम होता है। और ऐसी प्रैक्टिसेस जिससे डिलीवरी के अंदर सेफ़ प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर खून के ट्रांसमिशन या ऐसा सिलसिला जिसके अंदर बच्चे को खून लगने का सिलसिला हो, वो कम से कम हो, और सैनिटेशन अगेन हाइजीन बड़ी अच्छी हो जहाँ पे बच्चा डिलीवर हो रहा है, तो उसके चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन बहुत कम होते हैं। सही, थैंक यू। लिसनर्स, अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं जेनिक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के खसूसी ताउन से, और आज वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे पर हमारे साथ लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के लिवर एक्सपर्ट डॉक्टर तलहा कुरैशी। तलहा साहब, हेपाटाइटिस हो गया, उसके बाद पेशेंट आपके पास आया, पेट में पानी भरना, ये कब स्टेज मतलब जाहिर होती है? डिटेल्स में प्लीज़ ज़रा। जी, तो हमारे पास लिवर जब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जब लिवर नो लॉन्गर इज़ एबल टू फंक्शन, के जब वो काम नहीं कर पाता, तो जिगर के अंदर 3-4 प्रॉब्लम्स मोटी मोटी होती हैं। उसमें से एक होता है कि उसके पेट के अंदर पानी आ जाता है, दूसरा वो सिरोसिस जिसको हम कहें मेडिकल टर्म्स में या इंग्लिश में सिरोसिस कहा जाए, कि जिगर का सुकड़ जाना, जी जी, कि उस सूरत में पेट के अंदर पानी आ जाता है। अच्छा, ये आपका सॉरी फॉर कंट्राडिक्शन, कि क्या इनिशियल स्टेज पे पानी वाली जो तकलीफ है वो दूर हो सकती है, या पानी आता ही उसी सूरत में है कि जब जिगर ने मतलब अनेबल होना शुरू हो जाता है? जी, इसमें हम देखते हैं कि एक बंदे को थोड़ा सा, इसमें अगर आप मुझे टाइम दे दें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, एग्जैक्टली, इजी। एक जिगर का जिसको इन्फेक्शन हुआ है, तो अब जिगर काम कर रहा है, लेकिन एक सर्टन स्टेज के बाद जिगर अब मुकम्मल तौर पे काम नहीं कर रहा, तो उस वक्त उसका सिंथेसिस का फंक्शन जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो जब भी जिगर कंप्रोमाइज़ होगा, वो पानी भी बनाएगा, तो उसके नतीजे में पेट में पानी आएगा। दूसरा, वो हो सकता है कि ऐसी अलामतें प्रोड्यूस हों कि जिसके अंदर काला पखाना आना, या खुदा न खास्ता खून की उल्टी आना, या फिर गुनूदगी होना।
या अटेंशन स्पैन कम होना, नींद का तब्दील हो जाना, सुबह में सोना या थोड़े वक्त के लिए सोना, बहुत वक्त के लिए जागना, बहुत वक्त के लिए सोना, थोड़े वक्त के लिए जागना, बात का ना समझना, तो ये सब लिवर कॉम्प्रोमाइज़ में आते हैं। और लिवर कॉम्प्रोमाइज़ मुख्तलिफ हेपेटाइटिस के अंदर मुख्तलिफ रेट्स में होता है। कुछ हेपेटाइटिस के अंदर लिवर कॉम्प्रोमाइज़ फ़ौरन से होता है और कुछ के अंदर बहुत लेट होता है। तो ये डिपेंड करता है किसी की इम्यूनिटी के ऊपर भी, ये डिपेंड करता है उसकी एग्जिस्टेंट लिवर हेल्थ के ऊपर भी, ये डिपेंड करता है उसके बॉडी हैबिटेट्स के ऊपर कि उसकी बॉडी कैसी है, वो खाता कैसा है, वो पीता क्या है, और वो ज़्यादा मोटा तो नहीं है या वो ज़्यादा पतला तो नहीं है, वो मेल नरिश तो नहीं है। तो ये बहुत से दूसरे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जब किसी को हेपेटाइटिस होता है तो वो कितना रैपिडली या कितना स्लोली इस स्टेजेस की तरफ प्रोग्रेस करेगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया कि मुंह से खून का आना, जब ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और अपना ज़ाहिर डेफिनेटली लिवर से जो है मतलब वो जब वो सेशन शुरू होता है, तो उसमें आप क्या मतलब फर्स्ट स्टेज तो अपने ख्याल वो टाके वगैरह स्टेज वगैरह करते हैं आप जी, उससे मरीज़ की जान बच सकती है या फिल वक्त वो सिर्फ आर्जी होता है? देखिए जो हम बैंडिंग कहते हैं, जिसको टाका आप कह रहे हैं, उर्दू में हम टाका ही कहते हैं उसको, तो वो हम तब करते हैं जब किसी इंसान को खून की उल्टी आती है। और ये खून की उल्टी आने के बाद जब टाके लगाए जाते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। सही। ठीक है। एक दफ़ा जब जिगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो एक सर्टन स्टेज पे हमें ये डिटरमिन करना होता है कि क्या इसको लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है या नहीं। सही। तो अगर हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाते हैं तो ये सारे मसाइल जो कॉम्प्रोमाइज़ पे होते हैं, यानी जिगर के अंदर पानी आना, पेट के अंदर पानी आना, खून की उल्टी होना या गुनूदगी होना या अटेंशन स्पैन कम होना, तो ये सब चीज़ें एक सर्टन स्टेज पे हम देखते हैं कि अब क्या हमें मरीज़ को लिवर ट्रांसप्लांटेशन करवानी चाहिए। अगर मरीज़ लिवर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाता है तो वो इन सारी कॉम्प्लिकेशन से मुकम्मल तौर पे निजात हासिल करता है। लेकिन अगर किसी वजह से मरीज़ लिवर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ नहीं जा पाता या वो एलिजिबल नहीं है कि उसका लिवर ट्रांसप्लांट किया जा सके, तो फिर ये सारी जो दवाइयाँ होती हैं ये इन सारे सिम्टम्स को कम करने के लिए होती हैं, ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया जा सकती। एज ए लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन आपने कराची में काम किया काफ़ी, तो क्या इसकी मखसूस कोई एज होती है डोनर की या अपना पेशेंट की जो है, या हर एज में जो है मतलब लिवर जो ट्रांसप्लांट वो है? डिपेंड करता है साहब सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ हम जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ सीन्स होते हैं। तो हमारे पास होटा के कानून बड़े सख्त हैं। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है जिसके कुछ कानून हैं कि जिसमें ब्लड रिलेटिव्स जो हैं वो सिर्फ जो हैं लिवर ट्रांसप्लांट दे सकते हैं। इसी तरीके से एज के रिस्ट्रिक्शन एज सच कोई है नहीं है, उसमें हमें ये देखना होता है कि अवेलेबल डोनर्स कौन है, सही। अवेलेबल डोनर्स की एज क्या है। तो एज सच कोई फिक्स्ड एज अगर मैं आपको बता दूं तो नहीं है, लेकिन यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि एडल्ट हो अबव 18 और एडल्ट हो लेस देन 65। तो ये क्योंकि अबव 65 या अबव 60 कोई भी होता है तो फिर उसका लिवर ट्रांसप्लांट हो तो सकता है, उसका लिवर डोनर वो हो तो सकता है, लेकिन अगेन उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया बड़ा हमारा स्ट्रिक्ट होता है। तो हमें उसको देखना पड़ता है कि क्या उसको खुदा न खास्ता शुगर तो नहीं है, उसके दिल पूरा तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हाइपरटेंसिव तो नहीं है, उसको कोई लंग्स का इशू तो नहीं है, वो स्मोकर तो नहीं है, ठीक है, या खुदा न खास्ता उसको कोई बाउल डिजीज़ तो नहीं है, या उसको कोई गुर्दे की डिजीज़ तो नहीं है। तो जितनी एज बढ़ती है उसमें उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो बहुत से डोनर उस वजह से बढ़ती हुई एज में डोनर रह नहीं पाते, वो डोनर की एलिजिबिलिटी लिस्ट से खारिज हो जाते हैं। सही। अच्छा, हेपेटाइटिस होने के बाद लीवर ने काम छोड़ दिया तो इससे फिर दूसरे ऑर्गन्स को भी नुकसान मुमकिन है? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, तख्लीक किया है, तो उसके अंदर सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने पहले आपसे ज़िक्र किया कि जब जिगर के अंदर हेपेटाइटिस हो रहा है और हेपेटाइटिस ए ई कोई भी हो रहा है तो आंखों में पीलापन आ रहा है। तो आंखों में पीलापन हो रहा है और जिगर तो पेट के अंदर है लेकिन आंखें पीली हो रही हैं। इसी तरीके से आपने बहुत से हम पेशेंट आप अक्सर हॉस्पिटल्स में चक्कर लगाते रहते हैं, आप देखते रहते हैं, लोगों की खिदमत के लिए आप जाते हैं तो आप देखते होंगे कि बहुत से मरीज़ होते हैं जो उनके जिस्म में पूरा पीलापन आ जाता है। तो लिवर तो सारे ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड है। तो इसी तरीके से बहुत से लोग जिनका दिल का इशू होता है उनको भी जिगर के इश्यूज़ हो जाते हैं। बहुत से लोग जिनको किडनीज़ के इशू होते हैं
जिनको गुर्दे के इश्यूज़ होते हैं उनको जिगर का इशू होता है, और इसी तरीके से जिनको जिगर के इश्यूज़ होते हैं उनको किडनी के इश्यूज़ होते हैं। तो जिगर का बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसमें से गुर्दे की इन्वॉल्वमेंट भी एक है, जिसमें लंग्स की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत कॉमन है, जिसमें दिमाग की इन्वॉल्वमेंट बहुत कॉमन है। बस ये चीज़ें जो है मतलब उसमें ज़रूर आ सकती है कि नुकसान में जो है जी। सारा सही। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन के हवाले से आप मतलब थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि अब हम प्रोग्राम के एग्ज़ाम की तरफ भी जा रहे हैं। जी। तो वैक्सीन जो है मतलब इस टाइम कौन कौन सी कंपनीज की मतलब आ रही हैं और किस तरह मतलब वो आप लोग ऑब्लाइज कर रहे हैं, और जो मेडिसिन है वैक्सीन क्योंकि है वो हेपेटाइटिस बी की, और सी के लिए जो मेडिसिन काफ़ी मतलब आ चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि आज हमारे साथ जेनिक्स का भी रोल है काफ़ी, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा आप नज़र जी। डालिए। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन तो आगा साहब मौजूद है, और हर वो इंसान जिसने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवाई हुई है वो तो हेपेटाइटिस बी से महफूज है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी आपके सुनने वाले ने हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन नहीं करवाई, तो उसको चाहिए कि वो फ़ौरन से अपने डॉक्टर्स के पास जाए। डॉक्टर साहब 3 डोज इसके? जी, 3 डोजेज़ होते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन करने से पहले हमें ये देखना होता है कि क्या अल्लाह ना करे उसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस तो नहीं है। तो अगर उसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस है तो हम उसको वैक्सीनेशन एडवाइस नहीं करेंगे। वैक्सीनेशन सिर्फ उस पेशेंट में एडवाइस की जाती है जो हेपेटाइटिस जिसको ना हो। तो सबसे पहले वो स्क्रीनिंग में जाएगा, हम इसको स्क्रीनिंग में देखेंगे कि क्या आया उसको हेपेटाइटिस खुदा न खास्ता है तो नहीं। तो अगर उसको हेपेटाइटिस बी नहीं है, उसको हेपेटाइटिस सी नहीं है, तो फिर हम उसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन ज़रूर देंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसको हेपेटाइटिस बी है, तो फिर हम क्योंकि स्क्रीनिंग करवा रहे होते हैं, तो फिर हम उसको हेपेटाइटिस बी के मज़ीद टेस्ट करवा के उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, सी की जो मेडिसिन हैं जी। जो कंपनियां बना रही हैं इस टाइम, जी। सबसे अच्छी कंपनीज कौन सी है मतलब जिनकी आजकल मेडिसिन बहुत ज़्यादा मतलब फेमिलियर है? देखिए, दवाइयाँ जो हैं वो सबकी अच्छी हैं, और एक प्रोटोकॉल जो है हमारी ड्रैप का, तो ड्रैप ये इंश्योर करता है कि सारी कंपनीज़ जो हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशंस के Right. हिसाब से ही दवाइयाँ चलाएं। और मेरे ख्याल में जेनेक्स जो है वो इसमें एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जेनेक्स ना सिर्फ जो है वो हमें एक स्टैंडर्डाइज दवाई देता है, एक बहुत अच्छी किस्म की दवाइयाँ दे और रहा है, आपको लेकिन पता है कि तला साहब कि पहले लाखों रुपए में मतलब ये डोज होते थे जी। सारा। आपके ज़माने में पता है कि मतलब आपसे पहले भी जो है अपना मुख्तलिफ जो कंपनीज थी लाहौर की जो भी सारा, उनका एक मोनोपोली होती थी, और अपना क्या कहते हैं कि 3-4 लाख रुपए के मतलब इतने महंगी मतलब मेडिसिन उनकी होती थी। जी। लेकिन आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि हर गरीब बंदा जो है वो अफोर्डेबल है। जी। जी, ये बहुत सी कंपनीज़ खुसूसन जेनेक्स फार्मा का ये एक बहुत अच्छा किरदार रहा है कि पेशेंट फैसिलिटेशन के हवाले से ये बहुत अच्छे हैं। और इन अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल यंग जनरेशन में मैरिड ना होने की वजह से, जॉब्स ना होने की वजह से मतलब डिप्रेशन और नशे की जो मतलब वो चीज़ ट्रेडिशन वो बहुत बढ़ चुका है। जी। जो मुख्तलिफ तरीके से वो इंजेक्टेबल है, आइस है और चीज़ें हैं मतलब वो यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब इसको मतलब और डेफिनेटली जो है जब इंजेक्टेबल यूज़ हो रहा है तो हेपेटाइटिस बी भी है, सी भी है, डी भी है, और बीमारियां तो एड्स भी है इसमें, जो भी सारा जी, HIV है भी सारे जी। भी है सारा। जी। तो मतलब इसको किस तरह यंग जनरेशन को मैसेज देंगे आप, ये इनको कैसे इनकी साइकोथेरेपी की जाए? देखिए, ये तो एक कलेक्टिव काम है, जिसमें आपका भी बहुत बड़ा किरदार है कि आप अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने लिसनर्स को रिपीटेडली इस चीज़ को बताइए कि हेल्थ को नेगलेक्ट करने के क्या नुकसानात हो सकते हैं। हेल्थ को निगलेक्ट करने के सबसे बड़ा नुकसान जो है वो मैं समझता हूँ कि एक तो फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा है, और अगर आप इसी तरीके से देखें तो कोई भी बीमारी हो, अगर इंसान को सिर्फ ज़ुकाम हो जाता है तो इंसान ढीला पड़ जाता है, इंसान सुस्त हो जाता है, और बाज़ औक़ात इंसान उठ नहीं पाता। तो ये तो मुहल्लिक बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां हैं कि जिससे ना सिर्फ एक बंदा इफ़ेक्ट होता है, लेकिन एक बंदे की वजह से उसकी पूरी फैमिली इफ़ेक्ट हो जाती है। तो ये एक आपके तवस्सुल से अगेन मैं आपको गुजारिश भी करूँगा और इनकरेज करूँगा कि आप इस तरह के पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स इनिशिएट कीजिए, जहाँ पे लोगों को इनवाइट किया जाए, लोगों के साथ इस मौजू के ऊपर रिपीटेडली बात की जाए, और ये इस तरह के सेशंस रिपीटेडली बताए जाएं लोगों को। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे वॉक्स करवाए,
गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर वैक्सीनेशन को बहुत आम करवाए। जब हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या कॉलेजेस के अंदर या स्कूल्स के अंदर बच्चों को एडमिट करवाते हैं तो उसके अंदर ये मेक श्योर किया जाना चाहिए कि बच्चे वैक्सीनेटेड हैं। और वहाँ पे इन चीज़ों को अवेयर करवाने के बाद हमें ये भी चीज़ करनी चाहिए कि जी वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो रही हों। तो ये कलेक्टिव काम है जो मेरे ख्याल में लॉ नहीं इन्फोर्समेंट। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर मसीहा होता है और आप भी मतलब जाहिर है अपने आए दिन जो आपके मतलब मैं सुनता हूँ आपके कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी काफ़ी मैंने सुने हैं मुख्तलिफ टीवीज़ पे और जनरल आपके अपने ऑफिशियल पेज पे। और एक सबसे बड़ा आप काम ये कर रहे हैं कि आप जो ऑनलाइन जो मतलब अपनी ड्यूटीज़ है, मैं समझता हूँ बेलॉस आप जो है आप सर अंजाम दे रहे हैं कि कहीं से भी पूरी दुनिया से भी कहीं कोई पेशेंट अगर आपको फ़ोन करे तो बहुत कूल माइंडेड हो के मैंने अक्सर जब मैंने आपके पास विज़िट हुआ तो मैं महसूस किया कि आप अच्छे तरीके से उनको न सिर्फ ट्रीट करते हैं बल्कि उनको सही तरीके से जो है मतलब मेडिकेशंस के हवाले से, परहेज़ के हवाले से आप उनको जो है सही इन्फॉर्म करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपका ये जो मतलब जो तरीका है किसी इबादत से कम नहीं। तो इसमें तो मैं आपको जो बहुत ज़्यादा मतलब सल्यूट करूँगा आपको कि बहुत ज़्यादा, वरना आपको पता है कि डॉक्टर की लाइफ इतनी बिजी लाइफ होती है, सारा दिन ओपीडी, शाम को मतलब ऑन कॉल और साथ में क्या कहते हैं कि फैमिलीज़ और उसके बाद इस चीज़ का वो करना, तो ये आप प्राउड है मुझे आप पे ना बहुत ज़्यादा जो है। और उम्मीद है कि आप अपना ये जो नेक काम है आप जारी रखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आते हैं मतलब हेपेटाइटिस का तो मौजूद तकरीबन हमने सिमेट लिया है सारा ना जी। तो अब आते हैं एक छोटा सा भी टाइम मेरे पास है। जी जी। फैटी लिवर। हाँ जी। हर बंदा फैटी लिवर का मरीज है। वो मैं कहता हूँ कि जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे किसी का भी करवा लें, पतले का करवा लें, मोटे का करवा लें, कम का करवा लें, बूढ़े का करवा लें, जिसका भी करवा लें, खवाते करवा लें, तो फैटी लिवर ज़रूर आता है जी। तो मतलब जो आम हमारा जो आप बताइए कि मतलब जो पेशेंट है जो भी है वो इस चीज़ की तरफ बहुत कम है। लेकिन जदीद साइंस में देखा गया है कि फैटी लिवर की अगर मतलब 4, 5, 8, 10 साल हम 12 साल केयर ना करें तो कैन बी कन्वर्ट अपना जो है लिवर कैंसर जो है Exactly. चाहे उसे हेपेटाइटिस बी सी हो ना हो, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा उसमें जो भी सारा। मैं समझता हूँ कि आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बिल्कुल। तो आप काइंडली बताएं कि मतलब इसके मतलब सिम्टम क्या हैं, इसका इलाज आपको पता है कि WHO की तरफ से कोई रिकमेंड मेडिसिन नहीं आई थिंक ना? दवाइयाँ हैं इनकी WHO की तरफ से नहीं है मतलब आई थिंक ना मुख्तलिफ सोसाइटीज़ ने दवाइयाँ रेकमेंड की हुई हैं। ठीक। लेकिन तो ये फैटी लिवर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई हमारा ये मैसेज अगर एक पेशेंट भी सुन लेता है और वो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मतलब इस चीज़ पे तवज्जो देता है, जी मेरा जी इतना मतलब फैटी मतलब हो रहा है लिवर और मुझे डेफिनेटली जो है अपना कंसल्टेंट जो है अपना गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए मुझे जो है, और कम से कम मुझे परहेज़ है, स्पाइसी फूड हैं और चीज़ें हैं मुझे जो है, तो इस हवाले से थोड़ा सा मैसेज आपका जो है सब अगेन क्लोजिंग आपने जो है वो स्टार्टिंग से भी शायद बड़ी अच्छी की है। फैटी लिवर के हवाले से मैं इस वजह से बात करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो हम देखते हैं वो फैटी लिवर की वजह से ही आते हैं और दुनिया में इंक्रीजिंग ट्रेंड है फैटी लिवर का। जैसे आपने कहा US के अंदर, UK के अंदर अब क्योंकि हेपेटाइटिस इतना है नहीं तो वहाँ पे सेकेंड लीडिंग कॉज और कहीं कहीं पे फर्स्ट लीडिंग कॉज ऑफ लिवर फेलियर, जिगर के ख़राब होने की सबसे पहली वजह या दूसरी वजह फैटी लिवर ही है। तो फैटी लिवर खामोश होता है जिसमें उमूमन लोगों को कोई सिम्टम नहीं होता, तो बहुत से लोग वैसे ही किसी और सिम्टम की वजह से जा रहे होते हैं, लेकिन जब वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या जो कोई टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर उनको फैटी लिवर आता है। अब इसका आसान सा हल यही है कि हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारा जो कद है उसके हिसाब से हमारा वज़न होना चाहिए। जब भी हमारा वज़न हमारे कद से मैच नहीं करता, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में कहते हैं BMI, तो जब हमारा BMI ओवरवेट की तरफ जाता है तो यूजुअली लिवर फैटी होता है। ठीक है, तो इसीलिए हर वो इंसान जो कि फ़ैट है, हर वो इंसान जिसके पेट के ऊपर चर्बी आ रही है, क्योंकि साउथ एशियन पॉपुलेशन के अंदर पेट के ऊपर चर्बी बड़ी कॉमन है, तो ऐसे लोगों के अंदर फैटी लिवर होना बड़ा कॉमन है जो कि बहुत महलिक साबित हो सकता है। और जितनी सारी हमने डिजीज़ हेपेटाइटिस के हवाले से बात की, जितनी हेपेटाइटिस B, C, A, E या E के लिए हमने बातें की, वो इन्हीं सारे चीज़ों को एक अगर हम फैटी लिवर के साथ मैच करें तो भी एक ही बात होगी। सारी बातें जो हम फैटी लिवर को रख के कर सकते हैं वही हमने हेपेटाइटिस के लिए की थी। तो फैटी लिवर का जैसे हमने कहा पहले कि हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन होती है, फैटी लिवर की वैक्सीनेशन यही है कि आप उतना खाइए
जितने आपके जिस्म की ज़रूरत है। जब भी आप अपने जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो आपका फ़ैट एक्यूमुलेट होगा, तो आपका ग्लूकोज एक्यूमुलेट होगा। जब ग्लूकोज एक्यूमुलेट होगा, फ़ैट एक्यूमुलेट होगा, नतीजतन फैटी लिवर होगा। तो पाकिस्तान, इस हवाले से मैं आपसे एक और चीज़, क्योंकि आपने मुझसे बात की तो मैं आपको आगाही देता हुआ चलूँगा जी प्लीज़। कि ये कहा जाता है कि 2030 में पाकिस्तान उन चंद ममालिक के अंदर होगा जहाँ पे डायबिटीज़ की शरह बहुत ज़्यादा होगी। सही। तो क्योंकि डायबिटीज़ की शरह बहुत ज़्यादा होगी, इस वजह से हमारे यहाँ हेपेटाइटिस बी और सी अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास फैटी लिवर की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, खुसूसन उन लोगों को जो डायबिटिक हैं, खुसूसन उन लोगों को जिनका वज़न उनके कद से ज़्यादा है। तो आज ये आप अपना BMI कैलकुलेट करें, और अगर आपका BMI ओवरवेट कैटेगरी के अंदर आता है तो आपको चाहिए कि आप अपना वज़न कम करने की कोशिश कीजिए, हेल्दी फूड खाइए, ओवर ईटिंग ना कीजिए। अगर आप खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए मीठा ना खाइए, अगर आप खा रहे हैं तो कोशिश करके चिकनाई वाला खाना अवॉइड कीजिए। जी लिसनर्स, डॉक्टर तलहा कुरैशी साहब का कहना है कि क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रिवायत भी है कि इत्तदाल ज़रूरी है, चाहे वो आपकी तबीयत में हो, चाहे आपकी शख्सियत में हो, चाहे आपके खाने में हो। जी, तो मतलब ये ज़ाहिर है हजूर करीम की मतलब जो बातें हैं वो तो ज़ाहिर है नया बिल्कुल। बातें हैं सारा। ऐसा ही। तो वही बात आपकी कि अगर हम एक्सेस खा लेते हैं तो ओवर ईटिंग की वजह से सारा ऑटोमेटिक जो है मतलब वो फटता है, बिल्कुल। डबल एसिडिटी शुरू हो जाती है, मुख्तलिफ किस्म की जो सारा वो हिसाब हो। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, डॉक्टर तलहा कुरैशी साहब। आखिरी एक पैगाम हमारे लिस्नर जितने आते हैं यहाँ पर, प्रोफेसर डॉक्टर जितने भी हैं यहाँ, तो एक पैगाम मतलब जनरल पब्लिक के लिए, यंग जनरेशन के लिए, हमारे जो घरों में ख़वातीन प्रोग्राम सुन रही हैं उनके लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए, कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए डिप्रेशन से पाक मजहबी हमें जुड़ना चाहिए, वर्जिश है, और किस तरह हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारें कि हम इन बीमारियों से और इन नफ़रतों से, इन दूसरी चीज़ों से दूर रहें, प्लीज़। देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अच्छा सोचा जाए, पॉजिटिव सोचा जाए, और ये मैं अपने बहुत सारे मरीज़ों को कहता हूँ। आज अगेन आपके तवज्जुह से आपका ये प्रोग्राम आज पूरी दुनिया में नशर हो रहा है आपका। जी जी प्लीज़। तो मैं आपके सुनने वालों को ये एक हदीस का ही हवाला दूंगा। हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह ताला कहता है कि हदीस कुदसी से कि मैं आपके साथ वो करता हूँ जो आप मुझसे गुमान करते हो। बेशक। तो हमें हमेशा अल्लाह से अच्छा गुमान रखना चाहिए। बेशक। तो जब हम अल्लाह से अच्छा गुमान करेंगे तो अल्लाह हमारे लिए अच्छा करेगा। और इसमें फिर ये है कि एक शाहरुख़ ख़ान का बड़ा फेमस डायलॉग है उनकी एक फ़िल्म का, कि जब आप कोई चीज़ शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उस आपके पीछे लग जाती है उस चीज़ को मुकम्मल करवाने में। तो ये तो हकीकत है। तो अल्लाह कहता है कि आप मुझसे जो चीज़ गुमान करते हैं मैं आपके साथ वो करता हूँ। तो अगर आप अल्लाह से अच्छा गुमान करेंगे तो अल्लाह आपके साथ अच्छा करेंगे, लेकिन अगर आप अल्लाह से बुरा गुमान करते हैं, और मैं इसका ये एक मिसाल देता हूँ कि आप अगर पानी को बहुत अच्छा पानी लें और आप बहुत अच्छा दूध लें, अगर उन दोनों को आपस में थोड़ा सा भी मिलाएंगे तो वो मिलावट हो जाएगी। तो कहीं भी अगर आपके जहन में ऐसा ख़याल आता है जहाँ पे आप अपने आप ऊपर डाउट करते हो या अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर डाउट करते हो, तो आपने मिलावट कर दी। तो एक कतरे की भी मिलावट होती है, और बराबर की मिलावट भी मिलावट होती है। तो एक कतरे की मिलावट भी अपने ख़यालात के अंदर नहीं होनी चाहिए। सही है। तो जब हम इस थॉट के ऊपर लेके चलेंगे, जब हम इस सोच को लेके चलेंगे, तो मेरे ख़्याल में हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। तो जब हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह भी हमारा बुरा नहीं करेगा। और इसके साथ कोशिश ये करनी चाहिए कि हेल्दी लाइफ रहें, हम एक्टिव रहें, वॉक करें, हम हेल्दी फूड्स खाएं, हम हर चीज़ खाएं। अल्लाह ने जो चीज़ बनाई है वो गंदम है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हम गंदम नहीं खाएंगे, गंदम से मोटापा होता है। मैंने ख़ुद से वज़न कम किया है गंदम खाते हुए, मैंने ख़ुद से वज़न किया हुआ है, और मैंने हर वो चीज़ जो कि डाइटिशियन मना करते हैं या आपको बहुत से लोग मना करते हैं कि जी आप ना खाएं और आपका वज़न इससे बढ़ेगा, वो सब चीज़ें खाते हुए मैंने वज़न कम किया है। तो अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है वो आप सबके लिए बनाई है, हम सब के लिए बनाई है, तो हमें चाहिए कि हम उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अगेन इस चीज़ में हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि कितना। तो हमें हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है वो खा के अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर एतदाल होना बड़ी ज़रूरी है।
कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नुकसानदेह होती है, कोई भी चीज़ ज़रूरत से कम भी नुकसानदेह होती है। तो जो आपकी ज़रूरत है वो आप ज़रूर खाइए, आप वॉक ज़रूर कीजिए, एक्टिव रहिए और खुश रहिए। अपने आप को भी खुश रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखिए, अपने लिए भी आसानी पैदा करें, औरों के लिए भी आसानी पैदा करें। यही मेरा पैगाम है। थैंक यू वेरी मच जी डॉक्टर तलहा कुरैशी साहब, आपने इतना खूबसूरत पैगाम दिया। लिसनर्स, अगर आप अपने पेशेंट्स को या अपनी तबीयत या अपने किसी भी दोस्त को डॉक्टर साहब को अगर चेकअप करवाना चाहें तो डॉक्टर तलहा कुरैशी, लिवर एक्सपर्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेप्टोलॉजिस्ट, लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल सक्खर, ये आप डेली ओपीडी इनकी होती है। आप जब भी इनको चेकअप कराना चाहें इजी डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं। लेकिन ये मैं जी प्लीज़ डॉक्टर साहब। अगर साहब मेरी ओपीडी के डेज़ होते हैं ट्यूसडे से फ्राइडे, जी जी 9 to 3 होता हूँ मैं। और कोई भी पेशेंट अगर आए, बाकी दिन जो है वो मैं कराची में होता हूँ और 4 दिन मैं सक्खर के अंदर होता हूँ, ट्यूसडे से फ्राइडे 9 अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि अगर आप बेहतर समझें तो जो ऑनलाइन आपका नंबर है जी अगर आप देना चाहें तो काइंडली, ताकि जो दूर दराज के पेशेंट्स हैं जी वो आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ना ले सकें आपकी ना। जी प्लीज़ जी नंबर नोट कीजिएगा, जी जी 0319 0032 669 0319 00 00 32 32 669। 669। लिसनर्स, आप इस नंबर पे जो है डॉक्टर तलहा साहब से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कहीं दूर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान के मतलब किसी सूबे में हैं, तो डॉक्टर तलहा साहब आपको इंशाल्लाह इसका भरपूर जवाब देंगे। अपनी जो भी तबीयत है आपका मुख्तसर आप अपना जो ऑडियो बयान है आप अपना मैसेज देकर आप इनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर हमारे साथ लाइव स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर तलहा कुरैशी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेप्टोलॉजिस्ट, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल सक्खर, जिन्होंने हेपेटाइटिस के हवाले से अहम मालूमात फराहम की। लिसनर्स, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप हमें मैसेज के ज़रिए फीडबैक भी दे सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर SKR लिखकर स्पेस देकर अपना मैसेज टाइप करके हमें 8881 पर सेंड करें, क्योंकि आपका मैसेज हमारे लिए इंतहाई अहम है। अब इसी दुआ के साथ अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को सदा खुश रखे और हेपेटाइटिस की बीमारी से दूर रखे। अपने होस्ट आगा जब्बार खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।